Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Study Law with Siraj. Today we are going to discuss a very important legal maxims of British Constitution, which are the Crown is an institution which never die and UK Constitution is an evolutionary document, not a stagnant pool of water. आज हम जानेंगे कि क्राउन क्या होता है, किंग और क्राउन में क्या फ़र्क होता है, क्राउन को इंस्टीट्यूशन विच नेवर डाइज क्यों कहा जाता है, और डॉक्टर म्यूनरो और ब्लैकस्टोन्स के व्यूज़ देखेंगे, और क्राउन की परपेचुअल कॉन्टीन्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन एक इवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है, ना कि एक स्टैग्नेंट पूल ऑफ वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली हम देखते हैं क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन विच नेवर डाइज। अब इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री स्टेट इंग्लैंड द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली क्वीन और क्राउन, द कैबिनेट एंड द सिविल सर्विस। द क्वीन और क्राउन इज अ फॉर्मल और नॉर्मल एग्जीक्यूटिव. All actions of the government are undertaken in the name of the crown. The crown is an institution which never dies. In British parliamentary system, the executive consists of 3 parts. इनमें फर्स्ट है क्राउन और किंग, सेकंड है द कैबिनेट एंड थर्ड है सिविल सर्विस। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में थ्योरेटिकली सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो क्राउन के पास होती हैं। गवर्नमेंट के तमाम एक्शंस, लॉ, अपॉइंटमेंट्स, ट्रीटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस सब क्राउन के नाम पर किए जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि इन पावर्स को प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं द क्राउन इज द फॉर्मल एग्जीक्यूटिव वाइल द कैबिनेट इज द रियल एग्जीक्यूटिव। क्राउन एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट की कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं कि इस मैक्सिम से रिलेटेड जूरिस्ट क्या कहते हैं। डॉक्टर म्यूनरो कहते हैं द क्राउन इज एन आर्टिफिशियल और जूरिस्टिक पर्सन. इट इज एन इंस्टीट्यूशन एंड इट नेवर डाइज. The powers, functions and prerogatives of the crown are not suspended by the death of the king even for a single moment. The crown is an artificial or juristic person. It is an institution and it never dies. इस कोटेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्राउन कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये एक लीगल इंस्टीट्यूशन है। अगर किंग की डेथ हो भी जाए तो क्राउन की पावर्स जो हैं वो एक सेकंड के लिए भी सस्पेंड नहीं होती। स्टेट का सिस्टम कॉन्टिन्यूसली काम करता रहता है। अब ब्लैकस्टोन्स क्या कहते हैं? हेनरी, एडवर्ड, जॉर्ज मे डाई बट किंग सर्वाइव देम ऑल। ब्लैकस्टोन का मतलब ये है कि इंडिविजुअल किंग जो है वो मर सकता है, लेकिन किंगशिप का इंस्टीट्यूशन कभी ख़त्म नहीं होता। एक किंग की डेथ के फ़ौरन बाद दूसरा किंग उसकी जगह ले लेता है। इसी वजह से स्टेट की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है। जैसे हेनरी, एडवर्ड और जॉर्ज जो हैं वो तो मर सकते हैं, लेकिन किंग का जो इंस्टीट्यूशन है वो कंटिन्यू रहता है। अब नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन किंग एंड क्राउन। किंग और क्राउन में क्या फ़र्क है? देयर इज़ अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन बिटवीन द किंग एंड क्राउन. There are many subtle distinctions in the British government, but none is more vital than the distinction between the king and the crown. The distinction between the king and crown is nicely expressed in the saying, "The king is dead, long live the king." This means that a particular king may die, but the institution of kingship continues. George V can die, and he can be succeeded by Edward VIII, but the institution of kingship continues. एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। स्टूडेंट अक्सर किंग और क्राउन को सेम समझ देते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। किंग एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, मॉर्टल होता है, डेथ हो सकती है और टेम्परेरी पोजीशन होल्ड करता है, जबकि क्राउन एक लीगल इंस्टीट्यूशन है, परमानेंट है, इमॉर्टल है और स्टेट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसी डिफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेज यूज होता है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। इस फ्रेज का मतलब है जब एक किंग की डेथ होती है तो उसकी उसी मोमेंट जो है नेक्स्ट सुसेसर किंग बन जाता है, पावर में कोई गैप नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज V जो है वो मर जाता है, लेकिन एडवर्ड VIII
जो है वो किंग बन जाता है, लेकिन क्राउन की इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूसली एग्जिस्ट करती है, यानी इंडिविजुअल चेंज हो सकता है लेकिन इंस्टीट्यूशन नहीं। अब देखते हैं डॉक्टर फाइनर इस मामले में क्या कहते हैं। When we talk about the action of the crown in politics, we means that the people, parliament and the cabinet have supplied the motive power through the formal agreements established by the centuries of constitutional development. The crown is an ornamental cap over all these effective centers of politics. डॉक्टर फाइनर कहते हैं द क्राउन इज द ऑर्नामेंटल कैप ओवर ऑल इफेक्टिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिक्स। इस स्टेटमेंट का मतलब है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रियल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी के लिए सब कुछ क्राउन के नाम पर होता है। इसी तरह क्राउन के स्टेट की डिग्निटी और कॉन्टिन्यूटी को सिंबलाइज करती है। अब हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशन। द क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन विच नेवर डाइज। द किंग इज द इंडिविजुअल हु होल्ड्स द इंस्टीट्यूशन। देयर कैन बी डिमाइज ऑफ द किंग बट नॉन ऑफ द क्राउन। इसका मतलब ये है कि किंग एक इंडिविजुअल है, क्राउन एक इंस्टीट्यूशन है। किंग की डेथ हो सकती है, इंस्टीट्यूशन की नहीं। नेक्स्ट है यूनिटी। द क्राउन इज द सिंबल ऑफ एम्पिरिकल यूनिटी। इट इज अ गोल्डन लिंक which connects the various part of British Empire. The allegiance of the people is to the crown and not to the king. अब ये सिंबल ऑफ यूनिटी है। क्राउन जो है वो सिंबल ऑफ यूनिटी है। क्राउन ब्रिटिश एम्पायर और यूनाइटेड किंगडम की यूनिटी का सिंबल है। पीपल की लॉयल्टी क्राउन के साथ होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर किंग के साथ। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द किंग। द किंग occupies a very dignified position in the social life as an individual, but the crown is supreme executive authority and its power is exercised by the name of the king as advised by his ministers. इसका मतलब ये है कि किंग सोशल लाइफ में हाईली रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्राउन की होती है और क्राउन की पावर्स मिनिस्टर्स की एडवाइस पर एक्सरसाइज होती हैं। इसीलिए आज के ब्रिटेन में द किंग रेन्स बट डज नॉट रूल, यानी किंग स्टेट का हेड है लेकिन एक्चुअल गवर्नेंस इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है, यानी कि गवर्न कौन कर रहा है स्टेट को? गवर्नमेंट, ना कि किंग। यहाँ पे सिर्फ नाम ही किंग का यूज होता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफाइंग। द क्राउन इज अ नेशनल लीगल पर्सन पर्सोनिफाइंग द स्टेट। द किंग इज द मेनली इट्स टेम्परेरी ह्यूमन ऑक्यूपेंट। द क्राई इज द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्राउन को स्टेट की लीगल पर्सनैलिटी माना जाता है। स्टेट की लीगल राइट्स और ड्यूटीज क्राउन के नाम पर परफॉर्म किए जाते हैं, इसीलिए क्राउन को पर्सोनिफिकेशन ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्राउन्स परपेचुअल कॉन्टिन्यूटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन विच नेवर डाइज is also known as crown perpetual continuity. It means that the crown remains a constant and enduring institution, unaffected by the death of an individual monarch. When a monarch dies, the crown seamlessly passes to the next in line without interruption. This ensures continuity of the state, its institution, and the rule of law. In legal terms of the crown is considered a corporation soul, a unique entity that survives the death of an individual monarch. अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, क्राउन परपेचुअली कॉन्टिन्यूटी। इस कॉन्सेप्ट का मतलब है क्राउन एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है। मोनार्क की डेथ से इंस्टीट्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, पावर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सक्सेसर को ट्रांसफर हो जाती है। नो वैकेंसी, नो इंटरप्शन, नो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, नो सस्पेंशन ऑफ अथॉरिटी। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का ये प्रिंसिपल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। इसी कॉन्टिन्यूटी की वजह से गवर्नमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूशन स्मूथली काम करती रहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहता है। अगर क्राउन की कॉन्टिन्यूटी ना हो तो गवर्नमेंट रुक सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन क्राउन की परपेचुअल कॉन्टिन्यूटी की वजह से स्टेट स्टेबल रहती है, गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है और रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहता है। यही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की स्ट्रेंथ है। अब हम अपनी इस मैक्सिम को कंक्लूड करते हैं।
to conclude that the crown is a permanent institution and is immediately filled in if there is any vacancy. The crown acts no doubt through some human agency, and all its powers are exercised in the name of the king by the crown today. The king continues to reign but no longer rules, and it is the crown which wields supreme executive authority in the state. क्राउन इज एन इंस्टीट्यूशन विच नेवर डाइज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है. इंडिविजुअल्स किंग्स एंड क्वींस मे डाई, लेकिन क्राउन परमानेंटली एग्जिस्ट रहता है. क्राउन स्टेट की कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी, यूनिटी और सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट करता है. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कहते हैं द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग. ये सेंटेंस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की परपेचुअल कॉन्टिन्यूटी को परफेक्टली एक्सप्रेस करता है. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट, नॉट अ स्टैग्नेंट पूल ऑफ वाटर. This is one of the most important topic of the British Constitution because it explains why the UK Constitution has survived for the centuries and still remains effective today. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. अब हम देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन is an evolutionary document, not a stagnant pool of water. This is one of the most important topic of British Constitution because it explains why the UK Constitution has survived for centuries and still remains effective today. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, स्टैग्नेंट पूल ऑफ वाटर से क्या मुराद है और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हुई, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का रोल क्या है, एग्जाम में इस टॉपिक पे कैसे अटेम्प्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडीड एन इवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग एंड चेंजिंग लाइक अ flowing river rather than a stagnant pool of water. This evolution reflects the country's story, political development and societal values. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया की सबसे पुरानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में से एक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली अनरिटन है. ये किसी एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल्ड नहीं है, बल्कि लॉज, कन्वेंशंस, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है. इसी वजह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. यूके कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूसली सोसाइटी की नीड्स के मुताबिक अडाप्ट करते रहते हैं. इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, नॉट अ स्टैग्नेंट पूल ऑफ वाटर. फ्लोइंग रिवर कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है, जबकि स्टैग्नेंट पूल ऑफ वाटर जो है वो चेंज नहीं होता. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती रहती है. मीनिंग ऑफ इवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन. इवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो वक्त के साथ डेवलप हो, जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करे, जो सोसाइटी की न्यू डिमांड्स के मुताबिक रिफॉर्म्स ला सके. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन किसी रिवॉल्यूशनरी इवेंट का रिजल्ट नहीं थी, ये ग्रेजुअली सेंचुरीज के दौरान डेवलप हुई. हर जनरेशन ने इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया, इसीलिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को एन इवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट कहा जाता है. नेक्स्ट है की एस्पेक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन. फर्स्ट है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली अनरिटन, कंसिस्टिंग ऑफ कन्वेंशंस, कस्टम्स एंड लॉज ये लॉज है दैट हैव डेवलप्ड ओवर टाइम. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है लार्जली अनरिटन है. इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से चेंजेस लाना इजी होता है. नए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस डेवलप हो जाते हैं और पुरानी प्रैक्टिसेस जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं. इसी फ्लेक्सिबिलिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करने में हेल्प की. नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी. द पावर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ इवॉल्व टू बिकम द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी. आज पार्लियामेंट ब्रिटेन की सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था. पहले किंग्स के पास ज़्यादा पावर्स होती थी. ग्रेजुअली पार्लियामेंट जो है वो पावरफुल हुई और आज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का सेंटर बन चुकी है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू इज़ अ फंडामेंटल फीचर ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन. इट इनेबल्स कोर्ट्स टू इंश्योर दैट द पब्लिक अथॉरिटीज एक्ट लॉफुली, fairly and within the limits of their powers. Through
Judicial review. The judiciary protects the rule of law and promotes accountable government while respecting the principle of parliamentary sovereignty. कोर्ट्स पब्लिक अथॉरिटी के एक्शंस को रिव्यू करती हैं। अगर कोई अथॉरिटी लॉ के अगेंस्ट एक्ट करे तो कोर्ट्स उसे चैलेंज कर सकती हैं और इससे रूल ऑफ लॉ स्ट्रांग होता है और गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स इनटू यूके लॉ हैज स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल राइट्स। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन की रिजल्ट हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स स्ट्रेंथन किए गए। ये सोसाइटी की चेंजिंग वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है डिफॉल्यूशन। पावर्स हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड टू स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, रिकॉग्नाइजिंग रीजनल आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। ब्रिटेन ने पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को पावर्स ट्रांसफर की गई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अडेप्टेशन की एक्सीलेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट है ब्रेक्जिट, EU membership and Brexit. The UK's relationship with European Union has led to significant constitutional changes, including European Union Act 2018. यूरोपियन यूनियन से एग्जिट भी कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन की मॉडर्न एग्जाम्पल है। ब्रेक्जिट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। ये प्रूव करता है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग रियलिटी के मुताबिक एडजस्ट करता रहा है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ऑनगोइंग डिबेट्स एंड प्रपोजल्स फॉर रिफॉर्म्स सच एज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन continue to shape the evolution of British Constitution. Next है explanation of the maxim. First है Magna Carta 1215. इसकी significance है the Magna Carta 1215 was the major constitutional development document that limited the arbitrary powers of the king. अब इसमें important contributions क्या हुई? Established that the king is the subject to the law, protected individual liberties, introduced the principle of due process, laid the foundation of rule of law. और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड द लिमिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले मैग्ना कार्टा से डेवलप होना शुरू हुआ। मैग्ना कार्टा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। किंग जॉन को नोबल ने फोर्स किया कि वो अपनी अनलिमिटेड पावर को रिस्ट्रिक्ट करे। अब इसकी मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी? किंग लॉ से अबव नहीं है, इंडिविजुअल लिबर्टीज प्रोटेक्ट की जाएंगी, ड्यू प्रोसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, रूल ऑफ लॉ की फाउंडेशन रखी गई और ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बिगनिंग थी और एब्सोल्यूट मोनार्की को चैलेंज करने का फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट है पिटीशन ऑफ राइट 1628। Petition of right presented to the King Charles I by Parliament to prevent abuses of royal authority. Petition of rights जो है वो किंग चार्ल्स वन की अब्यूजेस के अगेंस्ट पार्लियामेंट ने पिटीशन ऑफ राइट जो है वो प्रेजेंट की। इसके मेन प्रोविजंस क्या थे? नो टैक्सेशन विदाउट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बगैर जो है कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नो आर्बिट्रेरी इम्प्रिजनमेंट, कोई भी इम्प्रिजनमेंट जो है वो ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। नो मार्शल लॉ इन पीस टाइम, पीस टाइम में कोई भी मार्शल लॉ नहीं लगाया जाएगा। नो फोर्स लोन, किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा लोन्स के लिए। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोटेक्टेड सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट बाय द क्राउन। अब ये क्राउन जो उनको गैर ज़रूरी तरीके से अरेस्ट करता था, उनको कैद करता था, तो इस पे पाबंदी लगा दी गई। नेक्स्ट है बिल ऑफ राइट 1689। बिल ऑफ राइट के सिग्निफिकेंस क्या थे? इट एनेक्टेड आफ्टर द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये कब हुई? ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद इनेक्ट हुई। मेन प्रोविजंस क्या थे इसकी? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, फ्री इलेक्शंस होंगे पार्लियामेंट में, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी पार्लियामेंट में, नो सस्पेंशन ऑफ लॉ बाय द क्राउन, क्राउन किसी भी लॉ को सस्पेंड नहीं करेगा, नो टैक्सेशन विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या थी? कि इट इस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड ग्रेटली रिड्यूस्ड रॉयल पावर्स। इसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश किया और रॉयल पावर्स को रिड्यूस किया। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701।
इसके सिग्निफिकेंस क्या थे? डिटरमिन द सुसेशन और टू द क्राउन एंड स्ट्रेंथन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इसने क्राउन के सुसेशन को डिटरमिन किया और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन किया। कहा कि जुडिशरी जो है वो अब इंडिपेंडेंट होगी, उसे क्राउन की बात नहीं माननी। नेक्स्ट इसकी मेन प्रोविजंस क्या थी? रेगुलेटेड सुसेशन टू द थ्रोन। नेक्स्ट है जजेस वर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जजेस को टेन्योर की सिक्योरिटी दी गई। रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्फ्लुएंस इन गवर्नमेंट, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस था गवर्नमेंट में उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। इनहेंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। इसने जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन किया और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को प्रमोट किया। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्स एक्ट 1911 का है और एक 1949 का है। पार्लियामेंट एक्ट 1911 की मेन प्रोविजंस क्या थी? रिड्यूस्ड द वीटो पावर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास जो वीटो पावर थी इसने उसको रिड्यूस कर दिया। इस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इलेक्टेड हाउस ऑफ कॉमन्स। इसने हाउस ऑफ कॉमन्स की जो सुप्रीमेसी थी उसको इस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट है लिमिटेड द ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम 7 years to 5 years। के पहले पार्लियामेंट की ड्यूरेशन क्या थी? 7 साल थी, इसने उसको लिमिटाइज करके 5 साल कर दिया। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1949। इसकी मेन प्रोविजन क्या थी? इट फर्दर रिड्यूस द डिलेइंग पावर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड। इसने फर्दर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास पावर्स थी उसको रिड्यूस कर दिया। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या थी? दीज एक्ट्स डेमोक्रेटाइज्ड द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड रीइंफोर्स द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके मेन सिग्निफिकेंस क्या थे? इट पास्ड बाय द यूके पार्लियामेंट टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू ब्रिटिश इंडिया। ये कब बना? ये यूके पार्लियामेंट ने पास किया ब्रिटिश इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। मेन प्रोविजंस इसकी क्या थी? क्रिएटेड द इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। इसने जो है इस एक्ट ने 2 स्टेट्स बनाने की मंजूरी दी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। एंडेड ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर इंडिया। अब जो बरे सगीर में ब्रिटिश सॉवरेनिटी थी इसने उसको ख़त्म कर दिया। अबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब इसने इस ऑफिस को भी ख़त्म कर दिया जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था इंडिया में। नेक्स्ट है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस क्या थी? It demonstrated Parliament's ability to make fundamental constitutional changes through ordinary legislation and marked the transformation of British Empire into the Commonwealth। अब इसने क्या किया? इसने कुछ ऐसे चेंजिंग लाए जिसने ब्रिटिश एम्पायर को कॉमनवेल्थ स्टेट में चेंज कर दिया ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू। नेक्स्ट है कंक्लूजन। द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट in nature because they have developed over time through a series of changes, reforms and interpretations। अब यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है, इवोल्यूशनरी इन नेचर है, बिकॉज ये टाइम टू टाइम डेवलप होती रही, क्योंकि इसमें चेंजिंग्स आते रहे, रिफॉर्म्स आती रहीं और इंटरप्रिटेशंस होती रहीं। दिस प्रोसेस हैज़ shaped the country's governance, laws and institutions reflecting the changing needs and values of the society। अब चेंजिंग्स होती रही इसमें नीड्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे लॉज चेंज होते गए, वैसे वैसे इंस्टीट्यूशंस बनते गए। लाइक अ फ्लोइंग रिवर द यूके पार्लियामेंट हैज़ इवॉल्व थ्रू सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री। एक फ्लोइंग रिवर की तरह यूके पार्लियामेंट जो है वो सेंचुरीज से जो है ना इवॉल्व होती आ रही है। अडेप्टेड टू न्यू सर्कमस्टांसेस एंड चैलेंजेस। अब नए सर्कमस्टांसेस जैसे पैदा होते, जैसे नए चैलेंजेस आते, ये नए नए लॉज बनाते गए। इनकॉर्पोरेटेड न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स, रिफ्लेक्टेड द चेंजिंग बैलेंस ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल विल एंड शेप द कंट्रीज लीगल फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशंस। This evolutionary approach has allowed the British Parliament to remain a vibrant and effective institution, responsive to the needs of the people it serves. It is a living, breathing entity that continues to grow and develop rather than a static, unchanging entity like a stagnant pool of water। अब क्या कहा गया? इस पूरी जो मैक्सिम है इसका मतलब ही यही है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है और ये इजीली चेंजेबल है, इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं और यही जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन की खूबी है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।